मूविंग ऑन, प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक बिगिंस विथ। प्राइमरी सक्सेशन जो है बेयर रॉक पे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इट विल जनरली, बेयर रॉक मतलब कि ऐसा रॉक पे जहाँ पे पहले कोई भी वेजिटेशन नहीं थी। बेयर रॉक, वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस सबसे पहले ग्रो करेंगे। लाइकेंस आर पायनियर स्पीशीज ऑन द रॉक्स एंड हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। ये जो रॉक्स है उसको ये लाइकेंस कब्जा करेंगी, इनको सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे एंड फिर उसमें से प्लांट्स उगेंगे और पूरी की पूरी इकोसिस्टम डेवलप्ड होगी। Now moving on, hormone responsible for ovulation. Whenever a female is on her periods, या फिर हम बोल सकते हैं ओव्यूलेशन टाइम पे, तो कौन सा ऐसा हार्मोन है दैट हेल्प्स टू ओव्यूलेट अ फीमेल, तो इसका आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम ही इसका ल्यूटिनाइजिंग है, विच हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। तो ये बाकी सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम करते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल के जो कैरेक्टर्स है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन वैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इट प्रमोट्स। देन कौन सा बचा हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका रोल है जनरली ओव्यूलेशन में। फिर ईस्ट्रोजन, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काम आते हैं। एंड लास्टली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो हार्मोन काम आता है दैट इज़ नोन एज ऑक्सीटोसिन, जो हमारे वजाइना की वॉल है उसको बहुत सेंटीमीटर्स तक डायलेट कर देता है ताकि बेबी स्मूथली डिलीवर हो सके। Now coming to the next question, that is about the bond between two amino acids are known as, अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, दैट अकर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। एस्टर बॉन्ड्स बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोलते हैं, जो एक्चुअली अकर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंपाउंड है विथ H, उसके बीच में जो फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड है जो CO H यहाँ से फॉर्म होता है उसको नो, तो राइट आंसर इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में एंड बहुत सारे से लंबी चेन हो जाती है, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड। फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग के बाद वो पूरा प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन बन जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द सेल बायोलॉजी। क्रिस्टे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ, क्रिस्टे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रिस्टे होते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो इसके अंदर ऐसे ऐसे टाइप के क्रिस्टेज होते हैं। तो ये किसका इनफोल्डिंग है एक्चुअली, इट इज़ इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर लेयर, आउटर लेयर से तो कुछ आ नहीं रहा है, दिस इज़ द आउटर लेयर, दिस इज़ द इनर लेयर, इसके इनफोल्डिंग से बनते हैं क्रिस्टे। लेट मी जस्ट टेक इट ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम भी याद रहे क्रिस्टे। और एंड यस, ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहाँ पे हमारी एक साइकिल रन होती है दैट इज़ नोन एज TCA साइकिल, है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वहाँ पे, नॉट TCA साइकिल। वहाँ पे हमारी साइकिल रन होती है, उसके बाद ATP बनता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, इससे पहले हमने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में देखा था, नाउ इट इज़ अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन। तब हमने ये भी देखा था कि कौन से में होता है। सो ये इसका आंसर आएगा कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ पे होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स में होता है. Now, coming to the next question, that is about human physiology. In this, bile juice is secreted by, bile juice generally liver बनाता है. It is secreted by liver, but जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो इसको स्टोर करने में हेल्प करता है. इसलिए आपने कभी ये देखा होगा कि बहुत लोगों के गॉल ब्लैडर्स रिमूव कर देते हैं तो उनके ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं आ जाता. इवन इफ वो पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, बस थोड़ी उन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज बाइल जो है वो स्टोर नहीं हो पाता, डायरेक्ट लिवर को रिलीज़ ही करना पड़ता है. इसीलिए इट ओनली स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स इट. स्टोरेज का काम, अगर यहाँ पे सिक्रीटेड नहीं और स्टोरेज लिखा होता तो मेरा जवाब आता गॉल ब्लैडर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट द प्लांट किंगडम. Double fertilization is characteristics of. Now double fertilization generally angiosperms में होता है. वहाँ पे एक मेल गैमेट है वो फॉर्म होता है, देन वो जाके दो चीज़ों को फर्टिलाइज करता है. उसमें से एक एंडोस्पर्म बनता है, एक में से हमारा जो है साइकोट बनता है. राइट. तो ये फीचर जो है वो एंजियोस्पर्म्स का है. अगर हम हायरार्की वाइज भी देखें फिर भी एंजियोस्पर्म्स है, दे आर मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर मॉडर्न plants and pteridophytes and bryophytes are older plants. Now coming to the respiration, final electron acceptor in aerobic respiration is, फाइनली पूरा का पूरा जो चेन होता है वहाँ पे जो एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ ऑक्सीजन इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इट फॉर्म्स वाटर. H2O बना देता है ऑक्सीजन. नाउ कमिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन, प्लाज्मिड्स आर मेनली यूज्ड एज अ, दे आर यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर्स. सो हमने इससे पहले जो पूरी प्रोसेस देखी थी कि हाउ वी कैन क्रिएट द हाइब्रिड, उसके अंदर हमने देखा था कि इसको यहाँ से हमने ये वाला DNA जो है जो हमें चाहिए था वो हमने कट किया और फिर हम हाइब्रिड में डाल रहे हैं. लेकिन कई बार इस हाइब्रिड में डालने से पहले भी क्या करते हैं कि जो और एक जो चाहिए उसको एक सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसको ग्रो करवाते हैं. अगर वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो यूज़फुल जीन है वो अच्छी तरह से कट ना हुआ हो या फिर जो है इसके अंदर फिट ना बैठा हो, तो उसके लिए पहले हम टेस्ट करते हैं और इसको एक अलग से सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं. उसके बाद देखते हैं कि वो ग्रो होता है या नहीं, या फिर वो कैरेक्टर आया है या नहीं. सो वो जानने के लिए जनरली हम प्लाज्मिड्स का यूज़ करते हैं जिसको हम वेक्टर्स बोलते हैं. क्लोनिंग वेक्टर, क्लोन मतलब उसके जैसी एक कॉपी बनाना, वो इस तरह से ही बनती है थ्रू प्लाज्मिड. दे कैरी फॉरेन DNA इनटू द होस्ट सेल. फॉरेन DNA जो है उसको होस्ट सेल में कैरी करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट MCQ, that is about the ecology. The term standing crop refers to biomass of producers only. उसको तो हम कैसे standing crop बोलेंगे? No. Number of herbivores, herbivore की बात ही नहीं और it's about the crop. No. Amount of living matter at our tropic level, maybe. देखते हैं और एक क्वेश्चन, और एक ऑप्शन, that is dead organic matter नहीं. So the right answer is amount of living material at a tropic level. उसको हम बोलते हैं standing crop. राइट. अब देखो, अब कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है हमें सारे क्वेश्चन आ ही जाए. हमने बहुत रीड किया है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस भी तो हो गई हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम पे याद भी नहीं आया. तो इसीलिए आपको हमेशा MCQ सॉल्व करते टाइम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड
यूज़ करनी चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि यू हैव टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस, कि देखो अब आपको यहाँ ये देख के पता चल ही गया कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है। दे आर लाइक हर्बीवर का, ये तो बात ही नहीं कर रहे हर्बीवर की। फिर यहाँ पे जो कहीं पे भी ओनली लिखा हो या फिर मस्ट, ऐसे जो टर्म्स हो वो जनरली ऑप्शन गलत ही होता है। सो ये है। एंड अदर थिंग इज़ कि बहुत इररेलेवेंट जो ऑप्शंस हैं, इररेलेवेंट ऑप्शंस है उसको आप हटा दो, राइट। उसके बाद आप वो ऑप्शंस पे फोकस करो कि जो आपको ऑलमोस्ट सही लग रहा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट राइट। तो आपको जनरली इसके ऊपर से आंसर मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है। जनरली इट इज़ अबाउट कि कितना ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। तो ये जो है इट इज़ सिग्मॉइड कर्व, ऐसा होता है सिग्मॉइड, ड्यू टू कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। नाउ and moving to the next question, that is microbes and human welfare. The bacterium used in BT cotton is Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis, यही होता है in BT cotton. Now coming to the genetics, a trait controlled by multiple gene is known as polygenic. इसके नाम से ही पता चल रहा है, poly मतलब many, पॉली मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, मल्टीपल जीन्स। अब ये होता क्या है एक्चुअली, कोई एक ऐसी ट्रेट है हमारी बॉडी में, लेट्स अज्यूम हम सही एग्जांपल से ही लेते हैं कि हमारे जो ह्यूमन का स्किन कलर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स मिला के एक ट्रेट को बनाते हैं स्किन कलर, राइट। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है दैट इज़ पॉलीजेनिक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन हेल्थ। एड्स इज़ कॉज्ड बाय, ये हम सबको पता ही है कि एड्स जनरली किसकी वजह से होता है हमें, इट अकर्स ड्यू टू HIV रेट्रोवायरस। एड्स का फुल फॉर्म और HIV का फुल फॉर्म भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, राइट। और ये एक्चुअली एक रेट्रोवायरस है। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एड्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस या वायरस। सो आवर आंसर इज वायरस ओनली। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। ये हमें पता है, हमारा स्टोमेटा का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और मेरा ड्राइंग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके आजू बाजू ये जो है दिस इज़ आर गार्ड सेल्स हैं। ये टर्जिड हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर टर्गर प्रेशर हो जाता है। तो ये अगर ये टर्जिड हो गए तो इट विल ओपन, खुल जाएंगे, और अगर ये वापस से अगर नॉर्मल स्टेप पे आए तो ये बंद हो जाएंगे, राइट। तो ये गार्ड सेल की मदद से होता है। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजी पोर्शन, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। नाउ ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इकोसिस्टम स्टेबल है। सो इसके लिए आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा कि फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है और कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है कि ग्रासेस होती है, बड़े ट्रीज़ नहीं होते, तो वेरी फ्यू स्पीशीज़ ही वहाँ पे रहेगी। डेजर्ट में तो ग्रासेस से भी कम, वेरी फ्यू। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के अंदर
नो कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स। अगर फूड वेब कॉम्प्लेक्स जितनी होगी उतना ही अच्छा होगा। सी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है कॉम्प्लेक्स फूड वेब पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर आप अज्यूम करो एक कोई बर्ड है दैट ओनली फीड्स अपॉन वन टाइप ऑफ ट्री, यहाँ पे भी ऐसा है, एक ही टाइप के ट्री पे फीड कर रहा है, तो क्या होगा अगर बाई चांस ये ट्री चला गया या फिर कोई रीज़न की वजह से ये ट्री वहाँ से हट गया, तो ये बर्ड क्या हो जाएगा, इट विल हैव टू माइग्रेट। अगर इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिविटी होती, तो अगर बहुत सारे ये बर्ड के पास बहुत सारे ट्रीज़ के ऑप्शन होते, तो इसके पे भी, इसके पे भी, इसके पे भी, जितने ज़्यादा ऑप्शन उतना ही कॉम्प्लेक्स फूड वेब। या फिर यहाँ पे देखो बहुत सारी, अगर इसको बोले तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से क्या, अगर बाई चांस ये वाला जो ट्री है वो चला भी गया तो भी बर्ड के पास ये दोनों तो है, तो बायोडाइवर्सिटी पे जनरली अफेक्ट नहीं होता। अगर बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी पे अफेक्ट नहीं हुआ। अगर बायोडाइवर्सिटी कम हुई तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी लाइकवाइज। इसलिए फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे और MCQs के साथ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाए और आपके MCQs भी सॉल्व हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।